हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं JEE-BR फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम का ड्राइंग क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि आपको बोला गया था कि आपको एक बास्केटबॉल कोर्ट का स्केच बनाना है जिसमें कि प्लेयर्स जो हैं वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं एंड ऑडियंस एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर, हॉराइजन लाइन, वैनिशिंग पॉइंट ऐड कर दिए। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में स्केच को बना रही हूँ। आप चाहो तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में स्केच को ड्रॉ कर सकते हो। पहले आप थोड़ा सोच लो कि किस तरह से स्केच को बनाने वाले हो, कहाँ पे क्या चीज़ें प्लेस करने वाले हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सेंटर में ग्राउंड रखा है एंड साइड साइड में ऑडियंस बनाया है। तो जितना पार्ट हो जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड होने वाली है, वहाँ पे आप ज़्यादा ग्रिड बनाओ। जहाँ पे लगता है कि कुछ नहीं ऐड होने वाला है, वहाँ पे आप छोड़ सकते हो। वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ग्रिड ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने साथ में एक रीलिंग पार्ट ऐड कर रही हूँ मैं, जिसके इधर हम लोग ऑडियंस बनाएंगे, ह्यूमन फिगर्स बनाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि ह्यूमन फिगर आपको उतने अच्छे से नहीं आता है। लेकिन अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि ह्यूमन फिगर उतने अच्छे से नहीं आता है, तो आप जाके ह्यूमन फिगर का कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो। आपको समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन फिगर को किस तरह से ड्रॉ करना है। देखो, ह्यूमन फिगर बनाना या फिर पर्सपेक्टिव बनाना या पोर्ट्रेट बनाना इतना मुश्किल नहीं है। आप एक बार ही कॉन्सेप्ट वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें कितनी ईजी है अगर हम धीरे धीरे से प्रैक्टिस करें और टेक्निकली चीज़ों को ड्रॉ करें। हमारे चैनल पे ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, पर्सपेक्टिव, इन तीनों का ही आपको कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएगा। आप चाहो तो एक बार जाके उसे देख लो, फिर आप पर्सपेक्टिव स्केच प्रॉपरली, इजीली, टेक्निकली ड्रॉ कर पाओगे। यहाँ पे हमने ऊपर सीलिंग पार्ट के लिए बहुत सारी ग्रिड्स बनाई हैं, क्योंकि जो बास्केटबॉल कोर्ट होता है वो क्लोज होता है मोस्टली, एंड बीच बीच में थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट भी रखा है। देखो, यहाँ पे मैं बीच में एक ह्यूमन फिगर को ड्रॉ कर रही हूँ। एंड बिकॉज ह्यूमन फिगर इतना बड़ा हमने क्यों रखा है, क्योंकि हॉराइजन लाइन, ह्यूमन फिगर की जो हाइट है वो हॉराइजन तक होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यूअर है, व्यूअर का आई लेवल जो है वो हॉराइजन है। व्यूअर भी इधर ही है, अदर ह्यूमन फिगर्स भी इधर ही है, इसीलिए हमने हॉराइजन तक ह्यूमन फिगर की हाइट रखी है। ठीक है, एंड ह्यूमन फिगर जब हम क्वेश्चन में ऐड करते हैं, हम अपने पर्सपेक्टिव स्केच में ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट ऐड करते हैं, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। थोड़ा सा लगता है कि हाँ, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसको चाहे तो बिल्कुल ही ऐड करें। जिनसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है वो इसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ पीछे वाला पार्ट डाल सकते हैं। तो स्टेडियम के स्केच में या फिर बास्केटबॉल कोर्ट के स्केच में तो आप ह्यूमन फिगर स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें अदर स्केचेस की, स्ट्रीट व्यू की, मार्केट व्यू की, इनमें तो आपको प्रॉपरली पूरे ह्यूमन फिगर्स बनाने ही पड़ेंगे। तो टॉपिक तो आपको सीखना ही है। एंड अगर आप अभी से स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा है। जितना आप लेट करोगे उतना आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्राइंग एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि टेक्निक सीखना, करेक्शन करवाना, उसको डिस्कस करना, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। हम सिर्फ वीडियो देख के नहीं सीख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेंडरिंग पार्ट स्टार्ट किया है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम पहले पूरा स्केच बनाओ फिर रेंडरिंग पे जाओ। आप बेसिक बना के रेंडरिंग पार्ट पे जा सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है ना। तो हमें उसी टाइम में मैनेज करना है अपने पर्सपेक्टिव स्केच को। तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग पूरा बनाएंगे फिर रेंडर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए पहले बेसिक बनाएंगे एंड फिर ह्यूमन फिगर को डायरेक्टली हम लोग माइक्रोन पेन से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये वाले ह्यूमन फिगर को बड़ा डार्कली आउटलाइन किया है, तो थिक माइक्रोन पेन का यूज़ किया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डेप्थ दिखती है। अब डेप्थ का मतलब अगर तुम समझो, अगर मैं तुम्हें बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं, तो अगर कोई पर्सन दूसरी साइड पे बैठा है ऑडियंस के, तो आप उसको नहीं देख सकते हो, आप उसको नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी आंखों से इतना दूर है, वो आपको इतनी डिटेल में नहीं दिख रहा है। बट कोई पर्सन जो बिल्कुल ही तुम्हारे पास खड़ा है, ऑब्वियसली वो आपको अच्छे से डिटेल में दिख रहा है, इसीलिए उसको आपको डिटेल में बनाना है। उसकी क्लॉथ्स में आपको डिटेलिंग ऐड करनी है, लाइट एंड शैडो दिखाना है कि यहाँ पे फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स की वजह से ये वाला पार्ट डार्क हो रहा है, ये वाला पार्ट लाइट हो रहा है। ये चीज़ें आपको दिखानी है। उसमें प्रिंट चाहो तो प्रिंट भी दिखा दो, प्रिंट तो वैसे बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो टाइम के हिसाब से एक बेसिक आपको बनाना है। ठीक है, सेम आप देख सकते हो कि राइट साइड पे एक और लेडी है, उसमें भी मैं सेम चीज़ें ऐड कर रही हूँ। उसके क्लॉथ में फोल्ड दिखा रही हूँ, हेयर्स में प्रॉपर हमने माइक्रोन पेन से रेंडरिंग करने का ट्राई किया है। एंड अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, 4 या 5 स्केचेस, तो अपने आप ही आप थोड़े से अच्छे लेवल पे आ जाओगे पर्सपेक्टिव स्केचेस में। क्योंकि देखो,
पर्सपेक्टिव स्केच जो है ना उसमें सिर्फ टेक्निक सीखना एक चीज़ नहीं होता है, आपको बहुत सारे करेक्शंस करवाने पड़ते हैं, ऑब्जर्व करना पड़ता है चीज़ों को कि किस टॉपिक में क्या चीज़ आता है। एंड हमें एग्ज़ाम में ना जो मेन टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा जो लग जाता है, वो होता है सोचने का। अब जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट का स्केच आया तो तुमने तो नहीं सोचा था कि बास्केटबॉल कोर्ट का स्केच आएगा, तो अब उसको सोचना कि बास्केटबॉल कोर्ट में क्या बनाना है, कहाँ पे क्या चीज़ें ऐड करनी है, ये सब भी बहुत टाइम टेकन होता है। तो इसीलिए इसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप पहले से प्रैक्टिस करके रखो चीज़, बहुत सारा आप आइडिया बुक बना के रखो, आप अच्छे से प्रॉपरली डिस्कस करके जाओ, है ना। 4 या 5 क्लासेस जब आप टीचर के साथ डिस्कस करोगे अलग अलग टॉपिक को, तो आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि अगर ये टॉपिक आए तो इस तरह से बनेगा, ये टॉपिक आए तो इस तरह से बनेगा, तो हो सकती है ये चीज़ें, है ना। और साथ ही साथ क्या होता है ना कि जब आप टीचर से डिस्कस करते हो तो जो ड्राइंग सीखने का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब ऑब्वियसली हर बच्चा खुद से ड्राइंग सीख सकता है, लेकिन उसमें तो फिर बहुत टाइम लगेगा, 4 साल 5 साल, क्योंकि आपको खुद ही अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करनी है, फिर खुद ही उसको ठीक करना है ना। आपको एनालाइज करने में ही टाइम लग जाता था कि ये चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही हैं, ये चीज़ें नहीं कर रही हैं, क्या जो दूसरी चीज़ दूसरे के लिए वर्क कर रही है वो मेरे लिए करेगी कि नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें ही एक बेनिफिट होता है जब आप किसी टीचर से सीखते हो, ठीक है, आपके पास एक गाइडेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो स्केच में कि इधर थोड़ा सा क्राउड दिखाने का ट्राई किया गया पीछे की तरफ, एंड जितना पास आ रहा है उतना तो प्रॉपर टेक्निकली तुम्हें बनाना है, पीछे पीछे भी आपको टेक्निकली ही चीज़ें बनानी है ना। तो अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो एक प्रोपोर्शन तुम्हें अंदाज़ा रहेगा, तो पीछे की चीज़ें आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, लेकिन अगर बहुत आपने अभी अभी शुरू किया है तो वो पीछे की चीज़ें भी आप लोग मेजर करके बनाओ कि इतना अपर बॉडी, इतना लोअर बॉडी ह्यूमन फिगर का, ठीक है, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्राउड जो है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑडियंस इंजॉय कर रहे, एक इंजॉयमेंट का इमोशन है, तो वो जो इन्जॉयमेंट का इमोशन है उसको आपको अपनी स्केच में शो करना है ना, कि ऑडियंस इन्जॉय कर रही है, तो वो कैसे दिखाओगे। जैसे तुम देख सकते हो सामने ये लेडी को हम, इसके हाथ में हमने फ्लैग डाला है, इसके पीछे एक पर्सन है जिसके हैंड्स ऊपर हैं, बहुत सारे लोग चीयर कर रहे हैं, तो इन्हीं सब से इमोशंस हम लोग दिखा रहे हैं ना। तो आपको जो भी इमोशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसको दिखाना ज़रूर है, ठीक है। जब आप उन इमोशंस को दिखाते हो, भले ही पोर्ट्रेट के थ्रू, ह्यूमन फिगर के थ्रू या फिर ह्यूमन जेस्चर्स के थ्रू, तो वो एक अच्छा इफेक्ट डालता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, आपके सोल्यूशन में। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी पीछे चीज़ें हैं, तो मैंने कहा था कि जितना आप आगे ह्यूमन फिगर रहेगा या फिर कोई भी एलिमेंट रहेगा उसको हम डार्क माइक्रोन पेन से आउटलाइन करेंगे, एंड जितना पीछे जाएगा उतना आप उसको लाइट माइक्रोन पेन से आउटलाइन करोगे। क्यों? क्योंकि पीछे की चीज़ें हमारे आइज से दूर है, जितनी आगे चीज़ें हैं वो मेरे आइज के पास है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पीछे जितनी भी चीज़ें हैं उसको हमने हल्के माइक्रोन पेन से आउटलाइन किया है। उसके बाद तुम्हें ये भी सोचना है कि इन सब चीज़ों के अलावा और क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। तो क्या होगा, लाइटिंग होगी बहुत सारी, बिकॉज मैंने सीलिंग पार्ट की बात करी, तो पिलर्स होंगे टॉप पार्ट पे, टॉप सीलिंग पे पिलर्स होंगे, आयरन के पिलर्स होंगे, कुछ फ्लैग्स हो सकते हैं और होल्डिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। जो भी तुम्हें दिखता है कि एक बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर होता है उन चीज़ों को हमें बनाना है। अब जो पिलर्स हैं ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जस्ट कुछ लाइंस के थ्रू आप लोग बना सकते हो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, आप मैंने सिर्फ लाइंस डाले हैं एंड थोड़ा थोड़ा सा रेंडर किया है, तो वो एक पिलर का फॉर्म दिख रहा है कि हाँ पिलर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही सिंपल वे में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीज़ों को, सिंपल बनाओ, प्रेजेंटेबल बनाओ स्केच को, अपने आप ही आपका जो स्केच है ना वो बढ़िया बनेगा। बट ये है कि ऑब्जर्वेशन अच्छा दिखना चाहिए। अब मैं ये कह रही हूँ कि सिंपल बनाना है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डिटेल्स ही नहीं ऐड करो। यहाँ पे जो सामने स्कोर बोर्ड है उसमें आपको स्कोर लिखना है ना, आपको टीम का नाम लिखना है, स्कोर लिखना है, जो फ्लैग बनाया उस पर एटलीस्ट कुछ लिखना है ना। अब जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड बनाया है उस पर आपको कुछ लिखना है। जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक वो ऑब्जर्वेशन कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। अभी यहाँ पे जितने भी बैनर्स पोस्टर है उस पर आप थोड़ा थोड़ा सा लिख सकते हो। एंड लास्टली जो बात करें तो ऑडियंस की, कि बहुत सारे ऑडियंस बनाने हैं, तो उसके लिए छोटा छोटा बस सर्कल्स एंड ऐसे आप बनाओ कि बस लगे कि उधर साइड पे कोई बैठा है, ठीक है। जब वो दिखेगा तो लगना चाहिए बस कि ऑडियंस बैठी है एंड उनके हाथ में कुछ है, कुछ फ्लैग है, होल्डिंग्स है, जो जैसे कि वो चेयर कर रहे हैं, तो वो वाला जो चीज़ है ना वो भी दिखना चाहिए, जिससे कि आपका जो स्केच है ना वो बढ़िया लगे, ठीक है। एंड देखो जितना भी ये सब पार्ट है ना, ये एकदम से हम लोग सोच के नहीं बना सकते। आप सोचो कि आप पहला स्केच बना रहे हो बन जाएगा, नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा,
4 से 5 स्केच प्रैक्टिस करना होगा, फिर उसके बाद बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप बना पाओगे ऐसा। जब आप 4 स्केच बनाओगे, 4 स्केच में एलिमेंट्स डालोगे, उसको डिस्कशन करोगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें अच्छी हैं तो इसको वापस से ऐड करना है स्केच में, इस वाले को रिपीट नहीं करना है, तभी वो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कलर्स ऐड करने के लिए कि यूज़ कलर्स ऑफ योर चॉइस। तो योर चॉइस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी कलर ऐड कर दो। आप सभी आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स हो, यू नो कि कलर स्कीम नाम की चीज़ होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्लासेस में पढ़ोगे कि कलर स्कीम होती है, कितने टाइप की कलर स्कीम होती है। तो जो कलर्स हम ऐड कर रहे हैं, हम रैंडमली कोई भी कलर ऐड नहीं कर सकते, हमें सोचना पड़ेगा, हमें कलर स्कीम के हिसाब से ऐड करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, तो जाके हमारा स्केच ना वो एक अच्छा इफेक्ट आएगा। अगर मैं कोई भी कलर ऐड कर दूंगी ना तो क्या होगा कि एक रैंडम सा इफेक्ट आएगा, उतना अच्छा नहीं लग सकता है, लग भी सकता है बाय चांस, और बाय चांस ना भी लगे तो एक लक वाली चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं प्रॉपर कलर स्कीम के हिसाब से कलर्स को ऐड करूँगी तो वो चीज़ें जो है ना वो अच्छी निकल के आएंगी ना। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ येलो एंड येलो के साथ ब्लू कलर। ठीक है, तो येलो एंड ब्लू क्यों? क्योंकि येलो और ब्लू जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर से एक कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट देगा, तो उससे क्या है ना स्केच जो है वो बढ़िया लगेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि इतना हम लोगों ने जो ये स्केच बनाया उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अगर तुम बनाओगे तो बिल्कुल ही अच्छा बनेगा। एंड अगर तुम्हें लगता है कि एक बार ट्राई करो, स्केच को बना के हमें सेंड करो ना, आप अगर हो सकेगा तो हम बिल्कुल आपको करेक्शंस बताएंगे। जो नंबर नीचे दिया गया है उस पर आप लोग अपने स्केचेस भेज सकते हो, हमें सेंड कर सकते हो, हम बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। और अगर आपको लगता है कि टीचर्स के साथ आपको डिस्कस करना है स्केच को, आपको ऐसे ज्वाइन करना है, तो आप बिल्कुल एक बार क्लासेस में आओ। एक बार जो डेमो क्लासेस होती हैं, ऑब्वियसली डेमो क्लास में आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ाते हैं हम लोग, हम क्या चीज़ें होती है, किस तरह से आपके स्केचेस को डिस्कस करा जाता है। क्योंकि ड्राइंग में तो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये भी समझना होगा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको लाइव समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप डेमो क्लास में आओगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो अभी ये देख सकते हो आप, ये फाइनल स्केच है। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको कैसा लगा स्केच और आपने कैसा बनाया था एग्ज़ाम में। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो क्या चीज़ें आपने ऐड करी थी, कुछ अलग किया था या फिर कुछ ऐसा ही बनाया था। ठीक है, ये आपको मुझे लिख के बताना है। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC we specialize in helping students crack the NATA and JEE ARC examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE ARC exams. All our tests and mock tests are custom made, with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very, very enjoyable.
To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting (PTM) or Viva every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the Success Plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.